हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वर्णिकवाद क्या होता है, यानी मर्केंटिलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहला हम मर्केंटिलिज्म की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, प्रोफेसर स्कॉट जो बहुत ही बड़े इकनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला है, अपने उद्गम से और अपनी प्रकृति द्वारा यह यानी वर्णिकवाद एक प्रणाली के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। यह तत्कालीन राजनीतिक या सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों के मस्तिष्क की उपज था। मतलब ये जो मर्केंटिलिज्म आया था हमारे देश में, हमारी वर्ल्ड में, ये किसी एक इंसान के आइडिया नहीं था, ये एक पूरे ग्रुप का आइडिया था। ये मर्केंटिलिज्म लाया जाए ताकि हमारे ट्रेड को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सके। फिर इंग्लिश में लिखा है वही चीज़, इट इज़ ऑरिजिन एंड बाय इट्स नेचर इट मे बी एनीथिंग बट अ सिस्टम. It was primarily the product of minds of statesmen, civil servants and business leaders of the day. और फिर हम देख लेते हैं कि मर्केंटिलिज्म तो हम लोग जानते हैं, बट इसके अलग अलग नेम क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट नेम यहाँ है काल्बर्टवाद, यानी कॉल्बर्टिज्म। तो यहाँ पे जो काल्बर्ट हुए फ्रांस के वित्त मंत्री थे, इन्हीं के नाम पर रखा गया था काल्बर्टवाद। इन्होंने उस समय की जो फ्रांस में आर्थिक नीति थी, उनमें अनेक संशोधन के रिसर्चेस की कि वहाँ के ट्रेड को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए, एक्सपेंशन किया जाए उसका। तो इसीलिए इन्होंने अनेक रिसर्चेस के, इसलिए वहाँ पर वर्णिकवाद को कॉल्बर्टिज्म बोलते हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। और फिर दूसरा है वाणिज्यिक पद्धति, यानी कॉमर्शियल सिस्टम। इसमें इसको ब्रिटेन में बोला जाता है, ब्रिटेन लिखा है, ब्रिटेन में इसी वाणिज्यिक पद्धति की संज्ञा दी गई क्योंकि वर्णिकवाद के सभी विचारकों ने व्यापार व वाणिज्य पर विशेष बल दिया था। इन शॉर्ट, ये जो वर्णिकवाद आया था मर्केंटिलिज्म, इसका एक शॉर्ट में हम बोलें तो इसका एक मेन आइडिया था कि आप किस तरह से अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे उसका। और फिर थर्ड यहाँ पर लिखा है प्रतिरोधक व्यवस्था, रेस्टोरेटिव सिस्टम। कुछ वर्णिकवादी विचारकों ने अनुकूल व्यापारिक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यापार पर अनेक प्रतिबंध लगाने पर विशेष बल दिया। इस कारण इस व्यवस्था को प्रतिरोधक व्यवस्था कहा जाता है। मतलब उन्होंने ये सोचा कि अगर हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे ट्रेड पर, तो हो सकता है हमारा ट्रेड और अच्छे से बढ़े और अच्छे से काम करे, तो इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम भी बोला जाता है। और फिर फोर्थ लिखा है कैमरलवाद। तो इस नीति के द्वारा सरकारी खजाने में वृद्धि की गई, अतः जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया में इसको कैमरलवाद के नाम से पुकारा गया। ये जो सारे नाम हैं, इन शॉर्ट में हम अगर देखें तो ये सारे हमारे ट्रेड को एक्सप्लोर करने के लिए ही हैं। और फिर फिफ्थ यहाँ पे लिखा है वर्णिकवाद, जिस नाम से हम पढ़ रहे हैं मर्केंटिलिज्म। तो इन विचारकों के अनुसार किसी देश की आर्थिक समृद्धि का आधार व्यापार है। वो तो है, व्यापार होगा तभी कोई देश अच्छे से चल पाएगा। तो उनके अनुसार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यापार तथा उद्योग धंधों की उन्नति करना आवश्यक है। इन विचारकों को वर्णिकवाद की संज्ञा दी गई। मतलब अगर आपके देश का ट्रेड अच्छा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका देश का जो इकॉनमी है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। और फिर धातुवाद, धातुवाद क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे लिखा भी है, वर्णिकवादी विचारकों ने सोना, चांदी आदि बहुमूल्य धातुओं की प्राप्ति पर विशेष बल डाला था, इसलिए इसे धातुवाद का नाम दिया गया। मतलब जो मर्केंटिलिज्म था, इसमें फार्मरिंग को ज़्यादा नहीं ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर इसको सोना चांदी था, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, और यही लास्ट में इसके पतन का कारण भी बनता है, क्योंकि लोगों ने एग्रीकल्चर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। और फिर अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या रीज़न्स थे जिससे ये मर्केंटिलिज्म आया था। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आर्थिक परिस्थितियाँ देखेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी जिसकी वजह से मर्केंटिलिज्म का राइज हुआ था। तो लिखा है, पहला है सामंतवादी अर्थव्यवस्था का पतन। यानी देखिए, सामंतवादी अर्थव्यवस्था में कृषि मुख्य व्यवसाय था, उपभोग तथा खाद्यान्न पर विशेष महत्व दिया जाता था। जैसा मैंने अभी बताया कि जैसे ही वर्णिकवाद आया
तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। सारा ध्यान आपकी मेटल्स पर दिया जाता था, सोना चांदी हीरा मोती इन सब पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। एग्रीकल्चर बिल्कुल ज़ीरो हो गया था उस टाइम। फिर लिखा है 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में सामंतवाद का पतन तथा व्यापारिक पूंजीवाद का उदय होने लगा। फलस्वरूप तत्कालिक आर्थिक तथा सामाजिक संगठन समाप्त हो गए और वणिकवाद का जन्म हुआ। तो जब आप एग्रीकल्चर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, आप अपने ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एग्रीकल्चर ज़ीरो हो जाएगा। और फिर लिखा है उपनिवेशों की खोज, मतलब जो नए नए देशों की खोज हुई थी उससे भी हमारे वणिकवाद को काफ़ी प्रोत्साहन मिला था। और फिर लिखा है मुद्रा का आविष्कार, यानी अगर आपको ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, तो उसमें आपको करेंसी तो लगेगी, मुद्रा तो लगेगी, तो इसलिए उसका आविष्कार भी हो गया था। और बैंकिंग का विकास, अगर आपके पास मुद्रा है तो बैंकिंग तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि अगर आप ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे, तो उसमें बैंकिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर 5th पॉइंट यहाँ पर लिखा है श्रमिक वर्ग का जन्म, यानी अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको लेबर्स तो लगेंगे ही। तो सामंतवाद की समाप्त होने के साथ साथ औद्योगिक क्रांति हुई और श्रमिकवाद का वर्ग का जन्म हो गया और प्रतियोगिता हुई। और फिर 6 पॉइंट यहाँ पर प्रतियोगिता है। यहाँ लिखा है बाजार के क्षेत्र में विस्तार होने के कारण अनेक योग्य साहसी उत्पादन के क्षेत्र में आए तथा एक अधिकार के स्थान पर प्रतिस्पर्धा का श्री गणेश हुआ। यानी जब हमारा बिजनेस साइकिल इतना बड़ा नहीं था तो हमारे पास एकाधिकार था कि किसी एक इंसान के पास जो चीज़ है उसी के पास से सबको लेना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा मार्केट का एक्सपेंशन हुआ, हमारा बाज़ार बड़ा हुआ, तो ज़्यादा लोग आए व्यापार करने के लिए, तो इसलिए प्रतियोगिता हो गई, कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि किसके पास से कितना लोग ज़्यादा लेते हैं। और फिर मुद्रास्फीति तो आनी है, जब प्रतियोगिता होगी तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसमें लिखा है इस युग में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से सारे यूरोप में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। सरकार के खर्च बढ़ गए तथा सरकार खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा करारोपण का सहारा लिया गया। यानी जब अगर मनी बढ़ जाएगी तो उसको टैक्स लगाना ही पड़ेगा सरकार को। और फिर लिखा है सेकंड है राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो इसमें फर्स्ट है आंतरिक कला। सामंतवादी युग में गांव का सर्वोच्च पदाधिकारी सामंतवादी भूस्वामी होता था। यानी जब हमारे पास सामंतवाद था तो उसमें हमारे पास जमींदार होते थे, भूस्वामी होते थे, जो सब कुछ देखते थे, जनता की राय लेते थे, उनके सुख दुख को सब कुछ देखते थे, उनके खेती के देखते थे। लेकिन धीरे धीरे जो राजा लोग थे वो अपने विलासिता में डूबे, अपने ऐशो आराम में डूबे और वो अपने अपने धीरे कर्तव्यों को भूल गए। और फल यह हुआ कि सामंत लोग जनता पर अत्याचार करने लगे। फलस्वरूप स्थानीय शासन का अंत हो गया और केंद्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। और फिर बाहरी आक्रमण, एक तो इसके लिए एक वणिकवादी लेखक ने लिखा है कि वही राजा युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है जिसके पास सेना को खिलाने के लिए पर्याप्त धन है। यानी अगर आपके पास कोई साधन नहीं है अपनी जनता को बचाने के लिए तो बाहरी आक्रमण से आप कैसे बचाएंगे। अगर आपके पास सेना नहीं है अच्छी तो आप दूसरे के आक्रमण से अपने राज्य को कभी नहीं बचा पाएंगे। और फिर लास्ट में दिया है राज्य के सीमित कार्य, यानी मध्यकालीन युग में राज्य के कार्य सीमित थे, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। सामंतवाद की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इस प्रकार राज्य कार्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी और वणिकवादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। यानी जब वणिकवाद आया तो राज्य के जो कार्य थे वो भी एक्सप्लोर होने लगे, अच्छे से होने लगे और धीरे धीरे जो वणिकवाद था और वो और ज़्यादा एक्सप्लोर होता चला गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए थे एंड लास्ट में इसका पतन कैसे हो गया था।